नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आप सभी को करियर क्लासेस के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बिहार सीईटी बीएड की तैयारी स्टार्ट कर दिए हैं। आपको पता है कि आपको 25 अप्रैल से आपका फॉर्म फिलअप होगा और 23 जून को जो है आपका एग्ज़ाम होने वाला है। तो इसी के रिगार्डिंग हम क्या किए हैं कि आपका जो है सामान्य जानकारी, जनरल नॉलेज जो है उसको स्टार्ट किए हैं। आपको साथ में हिंदी भी कराई जाएगी, हिंदी की भी तैयारी कराई जाएगी। उसके बाद जो रीजनिंग है उसकी भी तैयारी कराई जाएगी। और जो है जो बाल विकास है, यानी कि शिक्षण अभिक्षमता जो है वो भी आपको, उसकी भी तैयारी आपको कराई जाएगी। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। आपको एकदम बेहतरीन ढंग से आपको तैयारी कराई जाएगी। तो चलिए हम आज का सेशन जो है स्टार्ट करते हैं। तो अभी जो हम आपको करवा रहे हैं ये जो है आपका प्रीवियस ईयर का जो है, ये 2019 का पेपर है। तो हम पहले प्रीवियस कर लेते हैं। आपको पता होना चाहिए किसी भी एग्ज़ाम को करेक्ट करने के लिए प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखना बहुत ही ज़रूरी रहता है। और आपको हम प्रैक्टिस सेट भी 15 से 20 प्रैक्टिस सेट भी करवाएंगे, इंग्लिश छोड़ करके, समझ गए। आप इंग्लिश की तैयारी कहीं और किसी और चैनल से कर सकते हैं। तो चलिए आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देख लीजिए, सामान्य जानकारी में 40 नंबर का आपको सामान्य जानकारी रहता है। तो एक बहुत ही अच्छा नंबर है इसमें। तो आप इसको अच्छा से पढ़ के आप नंबर स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि आपको 80+ रहेगा नंबर, तभी आपका सिलेक्शन जो है अच्छे कॉलेज में हो सकता है। तो चलिए 56 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। एक ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम फ्रॉम द बिग बैंग टू ब्लैक होल्स नामक पुस्तक डैश के द्वारा लिखी गई। यानी कि बोल रहा है कि किसके द्वारा लिखी गई। अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम फ्रॉम द बिग बैंग टू ब्लैक होल्स, ये पुस्तक किसने लिखी? तो स्टीफन डब्ल्यू हॉकिंग ने इसको लिखा है। ठीक है, और स्टीफन डब्ल्यू हॉकिंग के द्वारा ये लिखा गया है, समझ गए। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कलकत्ता डैश में स्थापित किया गया। यानी कि कलकत्ता जो है कब स्थापित किया गया। तो आपको पता होना चाहिए कि कलकत्ता जो है आपको 1690 ईस्वी में स्थापित इसका किया गया था। जॉन चार्नोक जो भारत के ईस्ट इंडिया कंपनी के एजेंट थे, समझ गए। जॉन चार्नोक जो भारत के में ईस्ट इंडिया कंपनी के एजेंट थे, वो 1690 में कलकत्ता आए थे। और क्या किए, उन्होंने अपने व्यापार के लिए 3 गांव, एक जो है सुल्तानपुरी, ठीक है, सुतानुती है, एक सुतानुती। उसके बाद जो है गोविंदापुर है, उसके बाद गोविंदापुर है, और एक है कोलिकता, एक और है कोलिकता। अपने व्यापारिक केंद्र बनाने के लिए जो है ये कलकत्ता को विकसित किया था, समझ गए। कब? 1690 ईस्वी में, याद रखिएगा। कलकत्ता डैश में स्थापित किया गया था, तो 1690 में। ये किसके द्वारा किया गया था? तो याद रखिएगा, जॉन चार्नोक जो अपने व्यापार के लिए जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के एजेंट थे, वो अपने व्यापार के लिए 3 गांव को जो है चूज किए थे। इसमें कोलिकता भी था, इसी को बदल के ये कलकत्ता आज है, समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है बैक्टीरियोफेज शब्द का प्रयोग किया। यानी बैक्टीरियोफेज शब्द का प्रयोग किया। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, इसका हो जो फेलिक्स डी हेरले। इसका ऑप्शन हो जाएगा फेलिक्स डी हेरले। बैक्टीरियोफेज जिसका अर्थ है बैक्टीरिया खाने वाला। क्या होता है? बैक्टीरियोफेज का मतलब होता है बैक्टीरिया जो है बैक्टीरिया खाने वाला, ठीक है। बैक्टीरिया ये खाने वाला होता है। क्या होता है? बैक्टीरिया खाने वाला को क्या बोलते हैं? बैक्टीरियोफेज, ठीक है। का प्रयोग जो है इसका फेलिक्स डी हेरेल ने किया था। कौन किया था? फेलिक्स डी हेरेल ने, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, एची लक्ष्य संरक्षण के लक्ष्य को विश्व किस वर्ष तक प्राप्त कर पाएगा। यानी कि एची लक्ष्य संरक्षण के लिए संरक्षण को विश्व किस वर्ष तक प्राप्त कर पाएगा। तो इसका ऑप्शन आपको याद रखना है। इसका ऑप्शन जो है होगा आपका 2020 तक जो है ये था। तो ये क्वेश्चन आपको 2019 का ही है, इसीलिए ये एक उसमें करंट अफेयर का ये एक तरह से समझिए क्वेश्चन उस समय का, ठीक है। तो आप पूछ सकता है कि ऐसे लक्ष्य का जो है संरक्षण का लक्ष्य किस वर्ष पूरा हुआ। तो ये आप 2020 याद रखिएगा। तो 60 नंबर में देख लीजिए, कृषि पारिस्थितिकी तंत्र के विकास का उद्देश्य टिकाऊ और आत्मनिर्भर होना है।
इसे किस रूप में जाना जाता है? तो इसे जो है जो दोस्तों जैविक संपोषित कृषि के रूप में जाना जाता है। क्या होता है? जैविक संपोषित कृषि के रूप में इसे जाना जाता है। अगला देख लीजिए, अगला है सब्जियों और रसोई की जड़ी बूटियों की खेती के रूप में जाना जाता है। सब्जियों और रसोई की जड़ी बूटियों की खेती के रूप में जाना जाता है। तो ये कौन जाना जाता है? तो ये सब्जी की खेती, ठीक है, सब्जी की खेती होगा इसमें, ठीक है। उसके बाद 62 में निम्नलिखित में से कौन सा शहर श्रीलंका की प्राचीन राजधानी थी? श्रीलंका की प्राचीन राजधानी कौन थी दोस्तों? तो ये होगा अनुराधापुरम। क्या होगा? अनुराधापुरम, याद रखिएगा। उसके बाद 63 में है कि चाबहार पोर्ट जो है डैश में स्थित है। तो चाबहार पोर्ट आपको पता होना चाहिए, ये कहाँ पर स्थित है? ये जो है ईरान में स्थित है। चाबहार पोर्ट जो है ये ईरान में स्थित है, ठीक है। उसके बाद 64 नंबर देख लीजिए, वन्य जीव अभयारण्य जहाँ कोई भी पेड़, झाड़ियाँ, जड़ी बूटियाँ और कई प्रकार के जानवरों जैसे कि बंदर, पक्षी, हाथी, सांप, मेढक इत्यादि देखा जा सकता है। इस अभयारण्य का सबसे संभावित स्थान है। तो क्या होगा इसका संभावित स्थान? चलिए ये देखते हैं ऑप्शन। तो यहाँ पर एक में देख लीजिए, एक ध्रुवीय क्षेत्र है, बी में है समशीतोष्ण क्षेत्र है, सी में है तटीय क्षेत्र और डी में है उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा वो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र हो जाएगा। समझ गए? इसका क्या हो जाएगा? उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। चलिए 65 देखते हैं, जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन है, तो UNFCCC COP24 2018 में पार्टियों के सम्मेलन का 24वां सत्र डैश में आयोजित किया गया था। तो ये कहाँ कब आयोजित किया गया था? तो इसका याद रखिएगा आप। तो इसको जो हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा कोटिविस, पोलैंड में ये किया गया था। कहाँ आयोजित किया गया था? कोटिविस, पोलैंड में ये जो है आयोजित किया गया था। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन 2018 में कोटिविस यानी पोलैंड में 2 से 15 दिसंबर तक किया गया था। 2 दिसंबर से 15 दिसंबर तक ये किया गया था, याद रखिएगा। चलिए उसके बाद 66 देखते हैं, भारत को एक आत्मनिर्भर और एक स्व उत्पादन अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करना किस पंचवर्षीय योजना का प्राथमिक लक्ष्य था? भारत को एक आत्मनिर्भर और एक स्व उत्पादक अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करना किस पंचवर्षीय का था? तो ये जो है दोस्तों तृतीय पंचवर्षीय योजना का था। किसका था? तृतीय पंचवर्षीय योजना का ये लक्ष्य था। चलिए आगे देखते हैं, भारत में राज्य की योजनाओं के लिए केंद्रीय सहायता के आवंटन का निर्धारण करने के लिए गडगिल फार्मूला डैश में शुरू किया गया था। तो ये किस पंचवर्षीय में शुरू किया गया था? तो ये जो है चौथी पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया था, याद रखिएगा। आप 1 से 2 बार 3 बार देख लीजिएगा, आपको पूरा याद ही हो जाएगा। समझ गए? चलिए अगला देखते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन करता है? कौन सा जो अनुच्छेद है जो राज्य और जो है केंद्र को बीच शक्तियों का क्या करता है? ये विभाजन करता है। तो इसका क्या हो जाएगा ऑप्शन? इसका जो है अनुच्छेद 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 1। 69 में देख लीजिए, वेल्स की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी है? वेल्स की राजधानी कौन सी है दोस्तों? तो ये कार्डिफ है। क्या है? कार्डिफ, याद रखिएगा। उसके बाद है वाशिंगटन डीसी किस नदी के तट पर स्थित है? वाशिंगटन डीसी किस नदी के तट पर स्थित है? तो ये जो है दोस्तों ये पोटोमैक नदी के तट पर स्थित है। समझ गए? चलिए उसके बाद देखते हैं, उसके बाद है भारत के 70वें गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि कौन थे? तो भारत के 70वें गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि जो है दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति जो था सिरिल रामाफोस था। कौन था? सिरिल रामाफोस था। चलिए अब आगे देखते हैं, आगे देख लीजिए, आगे है कि बुद्ध ने किस भाषा में उपदेश दिया था? बुद्ध जो है किस भाषा में उपदेश दिया था? तो याद रखिएगा ये जो है पाली भाषा में अपना जो है उपदेश दिया था। उसके बाद 73 में दिल्ली सल्तनत डैश के आक्रमण के कारण वास्तव में समाप्त हो गया। तो दिल्ली सल्तनत किसके आक्रमण के कारण जो है डैश सल्तनत के कारण, तो किस सल्तनत के कारण हुआ था? तो ये जो है दोस्तों याद रखिएगा ये तैमूर शासक या सल्तनत के आक्रमण के कारण वास्तव में समाप्त हो गया था। समझ गए? उसके बाद 74 देखिए, हैदराबाद में 4 मीनार का निर्माण किसने कराया था? 4 मीनार का निर्माण ये याद रखिएगा दोस्तों, 4 मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन शाह ने करवाया था। समझ गए? हैदराबाद में 4 मीनार का निर्माण
कुली कुतुब शाह ने 1591 में करवाया था। समझ गए, कुतुब शाह, कुली कुतुब शाह ने करवाया था 1591 ईस्वी में, याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद आगे देखते हैं। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल था, तो बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो बंगाल का पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग्स था। कौन था? लॉर्ड जो है हेस्टिंग्स। 76 में वंदे मातरम पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के डैश सत्र में गाया गया। वंदे मातरम जो है दोस्तों, ये जो है पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस सत्र में जो है ये गाया गया था? तो ये जो है दोस्तों याद रखिएगा, ये 1896 में जो है ये इसके सत्र में गाया गया था। समझ गए, पहली बार जो 1896 में जो है ये गाया गया था। पहली बार वंदे मातरम पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में जो है दोस्तों, कलकत्ता अधिवेशन याद रखेगा, कलकत्ता अधिवेशन याद रखेगा। कलकत्ता अधिवेशन 1896 में जो है जो बोर्डन स्क्वायर में हुआ था। कहाँ हुआ था? जो बोर्डन स्क्वायर में 1896 में, याद रखेगा। ठीक है, उसके बाद है मोहनदास करमचंद गांधी। क्या है? मोहनदास करमचंद गांधी डैश के दौरान महात्मा गांधी बने। एक में चंपारण सत्याग्रह, रॉलेट सत्याग्रह, 1919 में भारतीय नेशनल कांग्रेस का अमृतसर अधिवेशन, और उसके बाद खिलाफत आंदोलन। तो किस में हुआ था ये? तो ये जो है चंपारण सत्याग्रह में गांधी मोहनदास करमचंद गांधी डैश के रूप में महात्मा गांधी बने थे, तो चंपारण सत्याग्रह के। ठीक है, उसके बाद है निम्नलिखित में से किस ग्रह को मॉर्निंग स्टार के नाम से जाना जाता है? तो मॉर्निंग स्टार के नाम से शुक्र ग्रह को जाना जाता है। सांझ का तारा, भोर का तारा, इसी को बोला जाता है मॉर्निंग स्टार। सुबह का तारा, शाम का तारा, पृथ्वी की बहन, ये बहुत सारा नाम है इसका। समझ गए। चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से भारत में ने फ्रांस से कौन सा अधिग्रहण किया? यानम, माहे, कराईकल और ये सभी। तो इसका क्या हो जाएगा? ये सभी हो जाएगा। ठीक है, इसका ये सभी हो जाएगा। उसके बाद 80 देखते हैं। 80 में क्या है कि मुद्रास्फीति का कारण है। मुद्रास्फीति का कारण क्या है? तो मुद्रास्फीति का कारण जो है धन की आपूर्ति में वृद्धि और उत्पादन में गिरावट है। ठीक है, धन की आपूर्ति में वृद्धि और उत्पादन में गिरावट। उसके बाद 80 में है वैज्ञानिक प्रक्रिया का महत्वपूर्ण पहलू है। एक में है समस्या, परिकल्पना, विधि और परिणाम। क्या है? परिणाम। तो क्या हो जाएगा इसका जो है हो जाएगा परिकल्पना। वैज्ञानिक प्रक्रिया का महत्वपूर्ण पहलू परिकल्पना है। समझ गए। चलिए और आगे देखते हैं। आगे है मनुष्यों में बड़ी आंत मुख्य रूप से क्या करती है? बड़ी आंत क्या करती है दोस्तों? तो ये बड़ी आंत जो याद रखेगा अवशोषण का काम करती है। मानव में बड़ी आंत यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन एक मोटी नली के समान रचना है। क्या है? एक मोटी नली के समान रचना होती है, किंतु मात्र जल का अवशोषण होता है इसमें। ठीक है, जबकि छोटी आंत स्मॉल इंटेस्टाइन सभी प्रकार के खाद्य को अवशोषित करता है। समझ गए। ये और स्मॉल इंटेस्टाइन जो है ये सभी प्रकार के खाद्य को अवशोषित करता है। चलिए अब आगे देखते हैं। अम्लीय वर्षा इसलिए होती है क्योंकि। अम्लीय वर्षा क्यों होती है? तो आपको पता होना चाहिए कि अम्लीय वर्षा जो है दोस्तों, ये जो है जीवाश्म ईंधन के जलने से वातावरण में कार्बन, नाइट्रोजन और सल्फर डाइऑक्साइड निकलने से, ये तीनों के मिश्रण से क्या होता है? अम्लीय वर्षा होता है। समझ गए, याद रखिएगा। चलिए उसके बाद देखते हैं। उसके बाद है ऑटोट्रॉफिक जीवों में शामिल है। ऑटोट्रॉफिक जीवों में शामिल है क्या है? ऑटोट्रॉफिक जीवों में जो है ये जो है हरे पौधे और कुछ जीवाणु जो है इसमें शामिल है। याद रखिएगा। 85 में पानी में अल्कोहल की घुलनशीलता का कारण होता है। पानी में अल्कोहल की घुलनशीलता का कारण क्या होता है? तो घुलनशीलता का कारण जो है ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। क्या होता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अल्कोहल हाइड्रोकार्बन की छोटी श्रृंखला रहता है। ठीक है, अल्कोहल जो है ये हाइड्रोकार्बन की छोटी श्रृंखला है, जिसके कारण यह आसानी से पानी में घुल जाता है। उसके बाद 86 में निम्नलिखित में से किसमें सबसे अधिक गैर धात्विक लक्षण है? किसमें गैर धात्विक लक्षण है दोस्तों? तो ये जो है फ्लोरीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फ्लोरीन। उसके बाद है 87 में देख लीजिए। इसमें है आर्कियोपेटेरिक्स जीवाश्म अवशेष की एक डैश के बीच में एक कड़ी है। तो इसका क्या हो जाएगा? आर्कियोपेटेरिक्स जो है जीवाश्म अवशेष की एक डैश के बीच की एक कड़ी है। तो ये जो है सरीसृप और पक्षी के बीच की एक कड़ी है। ठीक है। 88 में भारत में प्रत्येक वर्ष 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है।
तो क्यों मनाया जाता है? तो ये जो है भारत में प्रत्येक वर्ष 28 फरवरी को विज्ञान दिवस जो है रमन प्रभाव के कारण जो है रमन प्रभाव की खोज को चिन्हित करने के लिए जो है ये किया जाता है। समझ गए? क्या हो जाएगा? 88 का ए नंबर हो जाएगा। उसके बाद 89 नंबर देख लीजिए। 89 में MRI का अर्थ है। MRI का अर्थ क्या हो जाएगा दोस्तों? तो MRI का अर्थ जो है चुंबकीय अनुवाद इमेजिंग है। ठीक है, क्या है? चुंबकीय अनुनाद इमेजिंग। चलिए अब आगे देखते हैं। आगे है गन मेंटल में शामिल है। गन मेंटल में शामिल है क्या है? कॉपर 90% और जो है एसेंटीन जो है 10% होगा इसमें। ठीक है, गन मेंटल में क्या है? एक मिश्र धातु। ये क्या है? ये एक मिश्र धातु है गन मेंटल। इसमें जो है कॉपर और जिंक प्लस टीन इसमें रहता है। ठीक है, इसका उपयोग जो है तोप गियर वायरिंग बनाने में होता है। तोप बनाने में, गियर वायरिंग बनाने में ये होता है। ठीक है, 91 देखिए निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है? तो भौतिक परिवर्तन इसमें नहीं है। एक में है वाष्प के लिए पानी का उबलना, तरल पानी के लिए बर्फ का पिघलना, पानी में नमक का विघटन, तरलीकृत पेट्रोलियम गैस। तो निम्नलिखित में कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है? तो ये दोस्तों तरलीकृत पेट्रोलियम गैस LPG जो का दहन जो है ये भौतिक परिवर्तन नहीं है। उसके बाद देख लीजिए। उसके बाद है अंतर्राष्ट्रीय जैविक विविधता के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल डैश को मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय जैविक विविधता के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो ये याद रखिएगा, ये जो है आपको जो है 22 मई को मनाया जाता है, 22 मई को। ठीक है, और 22 मार्च को बिहार दिवस भी होता है, याद रखिएगा। 93 डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड यानी कि DNA डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड डैश ने रखता, सॉरी इसमें क्या है? डैश नहीं रखता है। क्या है? डैश नहीं रखता है। तो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड जो है क्या नहीं रखता है? तो ये जो है क्या है? यूरासिल जो है ये नहीं रखता है। समझ गए? उसके बाद 94 में है डैश प्रक्रिया के माध्यम से युग्मक का निर्माण होता है। युग्मक का निर्माण किस प्रक्रिया के द्वारा होता है? तो ये जो है दोस्तों अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा ये होता है। क्या होता है? अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा ये होता है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा पानी में घुलनशील है? पानी में घुलनशील जो है इसमें एक चीज़ याद रखेगा, 5 प्रकार का मेन ABCD और K। तो K और E भी है, KEDA जो है दोस्तों। और इसमें जो है इसमें 95 में क्या बोल रहा है कि पानी में घुलनशील जो है इसमें घुलनशील है। तो पानी में घुलनशील जो है दोस्तों इसमें जो है ये क्या है? विटामिन B और C है। और जो है KEDA ये जो है चारों क्या है? वसा में घुलनशील है। क्या है? ये वसा में घुलनशील है। और जो है B और C जो है ये क्या है? ये पानी में घुलनशील है, याद रखिएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। इसी तरह से आपको और भी वीडियो मिलता रहेगा। धन्यवाद।